ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। पश्चिम बंगाल में सुवेंदु कैबिनेट का विस्तार आज। गवर्नर 35 मंत्रियों को दिलाएंगे शपथ। मंत्रिपरिषद की संख्या बढ़कर होगी 41। आज पुष्कर जाएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। पार्टी के चिंतन शिविर में होंगे शामिल। 65 जिला अध्यक्षों को करेंगे संबोधित। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा जेब कतरों से सावधान। शिक्षा को सेवा नहीं कारोबार बना दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई। वादी हरिशंकर पांडे से जुड़े मामले में आज अपर जिला जज के समक्ष होगी बहस। भगवान राम पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला। अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले के खिलाफ सड़क पर उतरेगी टीएमसी। बंगाल में करेगी धरना प्रदर्शन। 2 जून को ममता का हल्ला बोल। शपथ ग्रहण से पहले डीके शिव कुमार का दिल्ली दौरा। कांग्रेस आला कमान से मिलेंगे डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया। कर्नाटक कैबिनेट लिस्ट होगी फाइनल। दिल्ली के शालीमार बाग में बुलडोजर एक्शन। सड़क चौड़ीकरण के लिए 150 निर्माणों पर कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति। कानून मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। इनमें एमपी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा भी शामिल। बिहार में एमएलसी चुनाव का आगाज। 10 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है 11 जून। नीट पेपर लीक मामले में संसदीय समिति की बैठक आज। पेपर पेन बनाम सीबीटी पर होगा मंथन। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा कराने के मुद्दे पर दिया जाएगा जोर। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन कमांड सेंटर को किया तबाह। आईआरजीसी का कुवैत पर पलटवार। अमेरिकी एयरबेस पर भी हमला। क्षेत्र में शांति पर गहराया संकट। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सुप्रीम लीडर को सौंपा अपना इस्तीफा। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा। राष्ट्रपति कार्यालय ने खारिज की रिपोर्ट। बालेन शाह इस्तीफा दो। नेपाली पीएम के भारतीय जमीन पर कब्जे वाले बयान पर बवाल। विपक्षी पार्टियों समेत कई पूर्व राजनयिकों ने खोला मोर्चा। बांग्लादेशी सेना ने भारत को दिया झटका। सैन्य अभ्यास प्रगति से बनाई दूरी, नहीं हुआ शामिल। चीन से नजदीकियों के कारण माना जा रहा है फैसला। म्यांमार में भीषण ब्लास्ट। बारूद गोदाम में धमाके से तबाही। 45 से ज्यादा लोगों की गई जान। 70 से ज्यादा लोग घायल। भारत और अमेरिका के प्रतिनिधियों की अहम बैठक आज से। अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर जोर। 4 जून तक चलेगी उच्च स्तरीय वार्ता। 1 जून से लगा महंगाई का झटका। 5 किलो वाले छोटू गैस सिलेंडर के दाम 11 रुपए बढ़े। दिल्ली में इसकी नई कीमत 821.50 रुपए हुई। 5 जून को होगा आरबीआई की मौद्रिक नीति का ऐलान। ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं। 5.25% रेपो रेट बरकरार रहने के मिले संकेत। उद्योगपति गौतम अडानी का बयान, कहा पीछे छूट चुके अमेरिका में कानूनी मामले। अब विकास के अगले चरण को गति देने पर फोकस। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फॉर्म्स में हुए बड़े बदलाव। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 का बढ़ा दायरा। बैंक बैलेंस की जानकारी और न मिले किराए का कॉलम अनिवार्य। आप सभी को जून महीने के पहले दिन का पहला फूल सिर्फ आपके लिए। हैप्पी जून। सीबीएसई की 12वीं कक्षा के नतीजों में कथित तौर पर गड़बड़ी को लेकर सियासत तेज है। पूरा विपक्ष जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रहा है। सरकार पर एक भी पेपर बिना गड़बड़ी के न करवा पाने के आरोप लगा रहा है। और अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने शिक्षा को कारोबार बनाने का आरोप लगाया। रीचेकिंग में फीस वसूली को लेकर राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया कि जेब कतरों से सावधान। आज वो सीबीएसई के अंदर बैठे हैं।
सीबीएसई की गलती से नंबर गलत आए तो आपको क्या मिलता है? एक बिल, डिजिटल स्कैन कॉपी 100 रुपए पर विषय, रीटोटलिंग 100 रुपए पर विषय, रिवैल्यूएशन भी 25 रुपए पर सवाल। अपनी आंसर शीट की सही जांच के लिए एक बच्चे को 2000 रुपए तक भरने पड़ सकते हैं। सोचिए, जब 4 लाख बच्चों ने ऐसे आवेदन डाले हैं तो सीबीएसई कितनी कमाई कर रहा है। जब स्कैनिंग फोन से हुई हो, गलत मार्किंग तय है और उसे ठीक करवाने की कीमत बच्चा भर रहा है। राहुल ने आगे कहा कि गलती सीबीएसई की है, सजा बच्चे काट रहे हैं, कमाई सरकार की हो रही है। जब शिक्षा को सेवा नहीं कारोबार बना दिया जाए तब गलती सुधारी नहीं जाती, बढ़ाई जाती है और इसकी सबसे बड़ी कीमत हमारे बच्चे चुका रहे हैं, अपने समय से, अपने आत्मविश्वास से और अपने भविष्य से। इससे पहले राहुल गांधी ने सीबीएसई के कुछ छात्रों के साथ संवाद का वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने रिजल्ट को लेकर चल रहे विवाद पर बातचीत की थी। साथ ही राहुल गांधी लगातार युवाओं की आवाज उठा रहे हैं और अब उन्होंने सीबीएसई के मुद्दे पर भी छात्रों का समर्थन किया है, जिससे यह मुद्दा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि राहुल के इन आरोपों का सरकार क्या जवाब देती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में पत्नी द्वारा अपने अलग रह रहे पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज कराए गए एक पॉक्सो यानी कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस और रेप के मामले को रद्द करते हुए वैवाहिक विवादों में आपराधिक कानूनों के बढ़ते दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि पति पत्नी के विवादों में बदला लेने या दबाव बनाने के लिए झूठे और दुर्भावनापूर्ण आपराधिक मुकदमों का सहारा लेना न्याय व्यवस्था के लिए चिंताजनक ट्रेंड बनता जा रहा है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि अदालतों और वकीलों दोनों की जिम्मेदारी है कि वो आपराधिक कानूनों के ऐसे दुरुपयोग को प्रोत्साहित न करें। पीठ ने विशेष रूप से वकीलों से अपेक्षा जताई कि वो अपने मुवक्किलों को झूठे मुकदमे दायर करने के लिए प्रोत्साहित करने की बजाय उन्हें ऐसा करने से रोकें। दरअसल ये मामला सितंबर 2024 में दर्ज एक शिकायत से जुड़ा था, जिसमें एक महिला ने अपने पति, सास, ननद और देवर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत में कहा गया था कि पति ने उसकी नाबालिग बेटी को अश्लील वीडियो दिखाए और 14 साल की उम्र में उसके साथ रेप किया। देवर पर भी कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा आरोप लगाया गया कि सास और ननद ने बच्ची के साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। ननद पर यह भी आरोप लगाया गया कि उसने बच्ची के निजी अंगों में हथौड़े का हैंडल डालकर उसे प्रताड़ित किया। हालांकि ये शिकायत उस समय दर्ज कराई गई जब बच्ची कथित घटनाओं के लगभग 4 महीने बाद अपनी मां के साथ रहने लगी थी। रिकॉर्ड के अनुसार पति पत्नी साल 2011 से अलग रह रहे थे। इस दौरान बच्चे पति के परिवार के साथ ही रह रहे थे। दोनों पक्षों के बीच सालों से कई सिविल और आपराधिक मुकदमे चल रहे थे, जिसमें दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, हत्या के प्रयास से जुड़े क्रॉस एफआईआर और तलाक की कार्रवाई भी शामिल थी। फरवरी 2025 में ट्रायल कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लिया और अगस्त 2025 में आरोपियों को समन जारी कर दिया गया। इसके खिलाफ दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि शिकायतकर्ता और पीड़िता के बयानों में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है और आरोप प्रथम दृष्टया यानी कि प्राइमा फेसाई विचारणीय है। इसके बाद आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत और रिकॉर्ड की विस्तृत जांच करने के बाद पाया कि पति और देवर के खिलाफ लगाए गए रेप के आरोप सामान्य और अस्पष्ट थे। शिकायत में कथित घटनाओं की कोई तारीख नहीं बताई गई थी और न ही ये स्पष्ट किया गया था कि अपराध किस प्रकार किया गया। अदालत ने यह भी गौर किया कि शिकायत दर्ज होने से पहले बच्ची लगभग 4 महीने तक अपनी मां के साथ रह रही थी, लेकिन इस अवधि में उसकी कोई मेडिकल जांच नहीं कराई गई। अदालत ने कहा कि अगर किसी अभिभावक को अपनी संतान के साथ ऐसे गंभीर अपराध की जानकारी मिलती है तो उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया तत्काल मेडिकल जांच कराने की होती है। ऐसे किसी भी मेडिकल सबूत का अभाव अभियोजन के मामले को कमजोर करता है। पीठ ने शिकायतकर्ता और कथित पीड़िता के बयानों का भी विश्लेषण किया। अदालत ने पाया कि विशेष न्यायाधीश के सामने पीड़िता का बयान शिकायत में लगाए गए आरोपों से लगभग शब्द से शब्द मेल खाता था। आरोपों का क्रम, भाषा और विवरण लगभग एक जैसे थे। अदालत ने कहा कि सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति द्वारा अलग अलग समय पर किसी घटना का वर्णन करने पर कुछ न कुछ अंतर या फिर बदलाव स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार का अंतर न होना इस आशंका को जन्म देता है कि शिकायत दर्ज होने और बयान रिकॉर्ड होने से पहले बच्ची को सिखाया पढ़ाया गया हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सास और ननद के खिलाफ लगाए गए आरोपों को भी आधारहीन पाया।
कोर्ट के मुताबिक शिकायत में ये नहीं बताया गया था कि कथित रूप से कौन से अपशब्द कहे गए, किस प्रकार की धमकियां दी गईं और उनसे बच्ची को किस तरह की चोट पहुंची। अदालत ने विशेष रूप से उस गंभीर आरोप का जिक्र किया जिसमें ननद पर हथौड़े के हैंडल से हमला करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने कहा कि इतने गंभीर आरोप के समर्थन में कोई मेडिकल रिपोर्ट, अस्पताल का रिकॉर्ड या फिर अन्य स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। पीठ ने स्पष्ट किया कि गंभीर प्रकृति का आरोप लगा देना किसी आपराधिक मुकदमे को जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। आरोपों का समर्थन करने वाले विश्वसनीय तथ्यों और साक्ष्यों का होना भी जरूरी है। फैसले में अदालत ने व्यापक स्तर पर एक उभरती हुई प्रवृत्ति पर चिंता भी व्यक्त की। अदालत ने कहा कि वैवाहिक विवादों में अलग रह रहे पति पत्नी एक दूसरे और उनके परिवारों के खिलाफ मुकदमों का मैट्रिमोनियल बुके तैयार कर रहे हैं, जहां मुकदमों का उद्देश्य वास्तविक न्याय प्राप्त करना नहीं बल्कि प्रताड़ित करना, दबाव बनाना और समझौते के लिए मजबूर करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष चिंता इस बात पर भी जताई कि हाल के सालों में कुछ मामलों में एक अभिभावक बदौलत दूसरे अभिभावक और उसके परिवार को फंसाने के लिए नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल करते हुए पॉक्सो कानून के तहत झूठी शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। अदालत ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति बच्चों को माता पिता के विवाद के केंद्र में ला देती है, न्याय व्यवस्था पर अनावश्यक बोझ बढ़ाती है और वास्तविक पीड़ितों के मामलों से न्यायिक संसाधनों का ध्यान भटका देती है। पीठ ने अपने पहले दिए गए एक फैसले अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का जिक्र करते हुए कहा कि वकीलों की सामाजिक जिम्मेदारी है कि वो छोटी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर आपराधिक शिकायतों का रूप न लेने दें। उन्हें पक्षकारों को मुकदमों की संख्या बढ़ाने के बजाय विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही शिकायत, संज्ञान आदेश और समन आदेश को सभी आरोपियों के खिलाफ पूरी तरह निरस्त कर दिया। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि इस फैसले में की गई टिप्पणियां केवल इस मामले के तथ्यों तक सीमित हैं और पक्षकारों के बीच लंबित अन्य वैवाहिक या फिर सिविल मामलों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कोर्ट के फैसले पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जग में रंग जैसे हर महीने के आखिरी रविवार को पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम करते हैं, जिसमें वो तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, अपनी राय रखते हैं। इसी कड़ी में 31 मई को भी उन्होंने इस कार्यक्रम के 134वें संस्करण को पूरा किया, जिसके विषयों पर उन्होंने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने अपने हालिया नीदरलैंड के दौरे को लेकर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 134वें संस्करण में कहा, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई बैठकों में शामिल हुआ। इस दौरान एक ऐसा पल भी आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। यही नहीं, इस दौरान पीएम मोदी ने एथलीट्स के रिकॉर्ड बनाने, मनोरमा नदी बचाने के अभियान और भीषण गर्मी पर भी बात की, लेकिन उन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की जिसे लेकर इस वक्त पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। नीट पेपर लीक, सीबीएसई की ओएसएम प्रक्रिया में गड़बड़ी, एसएससी, जीडी और सीयूटी एग्जाम में धांधली या बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के भी लगातार बढ़ते दाम, इनमें से एक भी मुद्दों का पीएम मोदी ने जिक्र तक नहीं किया, जिसे लेकर जनता भड़क उठी है। सोशल मीडिया पर जनता तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रही है। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में गिरावट, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और मणिपुर में जारी हिंसा पर कभी मन की बात नहीं की। सुबह सोशल मीडिया पर मन की बात के प्रसारण के पहले कई यूजर्स पूछ रहे थे कि क्या मोदी नीट, सीबीएसई, महंगाई, मणिपुर सहित तमाम मुद्दों पर बोलेंगे। जेनजी भी उम्मीद जता रहे थे कि पीएम मोदी पेपर लीक पर तो कम से कम कुछ बोलेंगे, लेकिन हर नागरिक वर्ग को निराशा ही हाथ लगी। यानी एक बार फिर मोदी ने जन की बात करने की जगह मन की बात ही की। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अगर मीडिया समाज में हो रहे अच्छे कामों और उपलब्धियों को सही तरीके से नहीं दिखाएगा तो युवाओं तक सही संदेश नहीं पहुंचेगा और वो सोशल मीडिया के अस्थायी ट्रेंड्स के पीछे चल पड़ेंगे।
रविवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि सकारात्मक खबरों को ज्यादा जगह मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि ऐसी खबरें युवाओं को प्रेरित करती हैं और उन्हें सही दिशा दिखाती हैं। उन्होंने कहा अगर अच्छे कामों की खबरें नहीं दिखाई जाएंगी तो युवा उनमें रुचि खो देंगे और कॉकरोच का अनुसरण करने लगेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि कुछ ऐसे मुद्दों को जरूरत से ज्यादा महत्व मिल जाता है जिनका असर ज्यादा समय तक नहीं रहता। उपराष्ट्रपति की ये टिप्पणी हाल ही में सोशल मीडिया पर चर्चा में आए कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी को लेकर मानी जा रही है। उन्होंने कहा कि जो चीज वास्तव में अच्छी और महत्वपूर्ण होती है, लोग उसकी अहमियत कई दिनों और महीनों बाद भी समझते हैं, लेकिन कुछ ट्रेंड्स अचानक आते हैं और उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पहले कोई उन्हें जानता भी नहीं था और अचानक वो हर जगह दिखाई देने लगे। ऐसी चीजें ज्यादा समय तक नहीं चलती। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सकारात्मक पत्रकारिता लोगों में भरोसा पैदा करती है और समाज को आगे बढ़ाने में मदद करती है। उन्होंने ये भी कहा कि वैज्ञानिक उपलब्धियों, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण और मानवता से जुड़े प्रेरणादायक कामों की कहानियां समाज में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। राधाकृष्णन के मुताबिक मीडिया की जिम्मेदारी सिर्फ खबरें दिखाना नहीं है, बल्कि लोगों और खासकर युवाओं को सही दिशा देना भी है। इसलिए सकारात्मक और प्रेरणादायक खबरों को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई थी। इसकी शुरुआत वकीलों को सीनियर पदनाम देने से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान भारत के सीजेआई सूर्यकांत की कथित टिप्पणियों को लेकर हुए विवाद के बाद हुई थी। इसके बाद बड़ी संख्या में युवाओं ने इस प्लेटफॉर्म के जरिए बेरोजगारी, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े दूसरे मुद्दों पर मीम्स और व्यंग्यात्मक पोस्ट शेयर किए। देखते ही देखते ये सोशल मीडिया पर एक बड़ा ट्रेंड बन गया। बाद में मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी बात उन लोगों के बारे में थी जो फर्जी डिग्रियों के जरिए कानूनी पेशे में आने की कोशिश करते हैं। उपराष्ट्रपति का कहना है कि अगर मीडिया सकारात्मक और प्रेरणादायक खबरों को पर्याप्त महत्व नहीं देगी तो युवा सार्थक उपलब्धियों के बजाय क्षणिक सोशल मीडिया ट्रेंड्स के प्रभाव में आ सकते हैं। तो क्या मीडिया को ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक और प्रेरणादायक खबरों को दिखाना चाहिए या फिर उसे वही मुद्दे उठाने चाहिए जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हो? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। मई 2026 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से करीब 32,963 करोड़ रुपए निकाल लिए। ये लगातार तीसरा महीना है जब विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में खरीदारी से ज्यादा बिकवाली की है। इससे पहले मार्च और अप्रैल में भी भारी मात्रा में पैसा निकाला गया था। साल 2026 की बात करें तो अब तक विदेशी निवेशक कुल 2.25 लाख करोड़ रुपए भारतीय बाजार से निकाल चुके हैं। ये रकम इतनी बड़ी है कि पूरे साल 2025 में जितनी बिकवाली हुई थी उससे भी ज्यादा है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका पहला कारण है कंपनियों की कमाई। शेयर बाजारों की कीमतें कंपनियों के मुनाफे पर निर्भर करती हैं। अगर किसी देश की कंपनियां तेजी से पैसा कमा रही हों तो निवेशक वहां निवेश करना पसंद करते हैं। लेकिन इस समय भारत में कई बड़ी कंपनियों की कमाई उम्मीद से धीमी गति से बढ़ रही है। दूसरी तरफ अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देशों में कंपनियों के नतीजे ज्यादा मजबूत आ रहे हैं। विदेशी निवेशकों को वहां बेहतर मुनाफे की उम्मीद दिखाई दे रही है, इसलिए वो भारत से पैसा निकालकर उन बाजारों में लगा रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की रैली। आज दुनिया भर में एआई कंपनियों को लेकर जबरदस्त उत्साह है। दक्षिण कोरिया और ताइवान में कई ऐसी कंपनियां हैं जो एआई चिप्स, सेमीकंडक्टर और तकनीकी उपकरण बनाती है। इन कंपनियों के शेयर तेजी से बढ़ रहे हैं। विदेशी निवेशकों को लगता है कि वहां ज्यादा कमाई हो सकती है, इसलिए उनका पैसा भारत से निकलकर उन देशों की ओर जा रहा है। तीसरा कारण है भारतीय रुपए की कमजोरी। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी विदेशी निवेशक ने भारत में $100 के बराबर पैसा लगाया। अगर शेयर बाजार से उसे 10% का फायदा भी मिल जाए, लेकिन उसी दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाए तो उसका असली मुनाफा कम हो जाता है। यही वजह है कि विदेशी निवेशक सिर्फ शेयरों का प्रदर्शन नहीं देखते बल्कि उस देश की मुद्रा को भी देखते हैं। साल 2026 में अब तक रुपया करीब 6% कमजोर हो चुका है और पिछले एक साल में लगभग 10% तक गिर भी चुका है। इससे विदेशी निवेशकों का डॉलर में मिलने वाला रिटर्न प्रभावित हो रहा है। चौथा और बेहद महत्वपूर्ण कारण है कच्चे तेल की कीमतें।
भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल विदेशों से खरीदता है। जब तेल महंगा होता है तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इस समय मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास तेल की कीमतें लगातार तेजी से बढ़ी हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमतें $70 प्रति बैरल से बढ़कर 95 से $105 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ सकती है, आयात बिल बढ़ सकता है और सरकार पर दबाव भी बढ़ सकता है। यह स्थिति विदेशी निवेशकों को चिंतित करती है। इसके अलावा वैश्विक माहौल भी पूरी तरह स्थिर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में व्यापारिक तनाव, टैरिफ विवाद और आर्थिक विकास को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। ऐसे माहौल में विदेशी निवेशक अक्सर ज्यादा सुरक्षित या ज्यादा लाभ देने वाले बाजारों की ओर रुख करते हैं। हालांकि पूरी तस्वीर नकारात्मक नहीं है। एक राहत की बात यह है कि मार्च और अप्रैल की तुलना में मई में बिकवाली की रफ्तार कुछ कम हुई है। इसका मतलब है कि विदेशी निवेशक अभी भी पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन पहले जितनी आक्रामकता से नहीं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक निवेश माहौल धीरे धीरे सुधर रहा है और अगर भारत में कंपनियों की कमाई बेहतर होती है, रुपया स्थिर रहता है और तेल की कीमतें नियंत्रित होती हैं, तो विदेशी निवेशक दोबारा भारतीय बाजार की ओर लौट सकते हैं। सीधी भाषा में कहें तो विदेशी निवेशक भारत से इसलिए पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें फिलहाल दूसरे देशों में ज्यादा कमाई के अवसर दिखाई दे रहे हैं। रुपया कमजोर हो रहा है और महंगे तेल और वैश्विक तनावों के कारण भारत से जुड़े जोखिम बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर आर्थिक परिस्थितियां बेहतर होती हैं तो विदेशी निवेशक की वापसी भी उतनी ही तेजी से हो सकती है।